बेटा आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 18। चैप्टर नंबर 18 जो है बेटा, जितना भी अभी तक आपने अकाउंटिंग का प्रोसीजर सीखा है, जो भी आपने अकाउंटिंग का प्रोसीजर सीखा है, जो उसमें जर्नल एंट्रीज होगी आपके पास, आपके लेजर अकाउंट हो गए, आपका ट्रायल बैलेंस हो गया, इन सब के बाद जो कैश बुक हो गई, परचेज बुक, सेल बुक, चाहे आपने जितने भी अभी तक एस्पेक्ट सीखा है, प्रिंसिपल सीखे हैं, ये चैप्टर जो चैप्टर नंबर 18 आपका फाइनल अकाउंट्स है, इसके अंदर सारी चीजें आके क्लब हो जाती है। ये बेसिकली क्या क्लोजिंग है, इन सबका क्या है क्लोजिंग है। जर्नल एंट्री ओपनिंग हो सकती है, तो हम बोल सकते हैं ये सबके लिए क्लोजिंग है। ये सारे अकाउंट को मर्ज करके दो स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट के अंदर शो करता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? और इस स्टेटमेंट के अंदर आपके पास दो से तीन दो अकाउंट बनते हैं इसके अंदर, एक ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक बनती है बैलेंस शीट। क्या बनती है? एक बैलेंस शीट, जो बिजनेस की रियल सिचुएशन को शो कर रही होती है, फाइनेंशियल पोजीशन को शो कर रही होती है, और बिजनेस ने कितना अर्न किया है, प्रॉफिट कितना किया है, उसके बारे में प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट हमें बताते हैं बेटा। ठीक है, लेकिन अगर मान के चलिए हम लोगों ने अपने पास कैश बुक मेंटेन नहीं की, अपने पास जर्नल नहीं बनाई, अपने पास परचेज बुक नहीं बनाई, सेल बुक नहीं बनाई, और रूल वाइज कुछ भी नहीं किया हमने, ठीक है, गलती होगी तो सुधारा भी नहीं, मतलब रेक्टिफिकेशन भी नहीं की, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या हम लोग फाइनल अकाउंट बना पाएंगे? हम कह रहे नहीं। तो हमारे लिए जो पहला जो सबसे पहला एस्पेक्ट है वो है जो इसका इनिशियल स्टेज है। पहले वो सारी चीज हम कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट करने के बाद फिर हम आते हैं अपने फाइनल अकाउंट के अंदर। और फाइनल अकाउंट जो चैप्टर है, पूरा हम बोल सकते हैं पूरी अकाउंटिंग का एक क्लब करके हमें चीजें दी गई है कि अच्छा ये चीज हमें पढ़नी है। ठीक है, यस सर। अब जो हमें यहाँ पे क्लास 11 के अंदर बेसिकली जानना होता है फाइनल अकाउंट के अंदर, ये हम पढ़ते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। किसके बारे में पहले हम डिस्कस कर रहे होते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में जानकारी ले रहे होते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे ये वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये सब आपने बीएसटी के अंदर, बिजनेस स्टडीज के अंदर भी समझा है बेटा कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, कैसे होती है, और इसके कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, कौन कौन से डिमेरिट्स हैं, कौन कौन से लिमिटेशंस हैं, ये हम लोगों ने जानी हुई है पहले से बीएसटी के अंदर, बिजनेस स्टडीज के अंदर आप लोगों ने। लेकिन हमें तो आपको बेटा उसकी मुनीमगिरी सिखानी है, हमें तो आपको उसकी अकाउंटिंग सिखानी है कि अकाउंटिंग क्या है। तो यहाँ पे क्या है कि बिजनेस के अंदर सोल प्रोप्राइटर मतलब एक ही ओनर होगा। कौन होगा? एक ओनर होगा इसके अंदर। ठीक है, अब वो कैसे अपने पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर 1 से आप पढ़ते आ रहे हो। अब आप जानोगे रियल एस्पेक्ट में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम लोग कौन कौन सी चीजें बनाते हैं। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट के अंदर आप हमेशा ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ये टोटल आपके पास तीन चीजें बनती हैं। ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, तीन चीजें बनती हैं। वही हम बात करें क्या यहाँ पे? तो हमारे पास जो चैप्टर पढ़ने वाला बेटा, हमें जो टॉपिक हमें डिस्कस करने, और टॉपिक है कौन कौन से? तो पहला टॉपिक है बेटा यहाँ पे मीनिंग। सबसे पहले तो हमें जानना है कि एक्चुअल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। सर चैप्टर 1 के अंदर भी तो हम लोगों ने ये बात समझी थी। यस बेटा, बिल्कुल समझा था आप लोगों ने, लेकिन वहां पे इतना मतलब डीप में नहीं समझ में आएगी चीजें। अब आपको ज्यादा समझ में आएंगी। रीजन क्या है? क्योंकि अब आप इसके प्रैक्टिकल्स भी करने वाले हैं, तो उसमें थोड़ा सा हम लोग एक्स्ट्रा ऐड करेंगे उसके अंदर कि एक्चुअल में क्या होता है ये। और फर्स्ट चैप्टर के अंदर तो आपको कुछ भी नहीं पता था, ना एसेट्स ना लायबिलिटी, लेकिन अब जो है चीजें आपको काफी कुछ पता है, जिससे ये चीजें आपको थोड़ा सा अच्छे से और बेटर अंडरस्टैंड होंगी बेटा। ठीक है, यस सर। सेकेंड नंबर पे आएगा ऑब्जेक्टिव, नीड, इंपॉर्टेंस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे लिए जरूरी क्यों है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, और वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ये भी हमें समझना है। ठीक है सर। इसके यूजर्स कौन कौन से होते हैं? यूजर्स बेटा वही हैं जो हम लोगों ने पहले पढ़े थे। अकाउंटिंग के यूजर्स कौन कौन से होते हैं? जो अकाउंटिंग के यूजर्स हैं वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट के भी यूजर होंगे, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल, उन्हें हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है, ताकि जिसकी वजह से वो अपने, अगर एक मैं अगर मान के चलिए एक इन्वेस्टर की बात करूं, तो इन्वेस्टर एक डिसीजन ले सकता है कि मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना है, या फिर नहीं करना है। मैं बात करूं क्लासिफिकेशन। अब यहां पे ध्यान देना, ये दो आपके पास आज का जो टॉपिक है हमारे पास, इसके ऊपर डिस्कस करना हमें, कैपिटल और रेवेन्यू। कैपिटल और रेवेन्यू। अब कैपिटल रेवेन्यू का मतलब क्या है? कैपिटल मतलब बड़ा, मतलब कोई भी चीज अपना पे इनके मतलब जो बड़ा अमाउंट की है हम बोल सकते हैं, या फिर जो एक साल से ज्यादा चल सकती हैं। और वहीं बात करते हैं रेवेन्यू, जो एक साल के अंदर अंदर यूज हो जाती हैं, जो कुछ समय के लिए, जो कुछ समय के लिए। एग्जांपल के लिए आपने कार परचेज की है बेटा, तो कार परचेज आपके लिए क्या है बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन आपने पेट्रोल उसके लिए बाय किया, आपने डीजल उसके लिए बाय किया, आपने उस पर रिपेयर कराई है, तो वो आपके लिए क्या है? सब कुछ वो आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्या है वो? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पे पहले बात करेंगे कैपिटल नेचर में एक्सपेंडिचर्स की, और कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। तो ये टोटल तीन बातें जो एक्सपेंडिचर को यहाँ पे शो करनी है, जो यहाँ पे एक्सपेंडिचर को शो कर रही है। ठीक है, यस सर। वहीं हम बात करने वाले सेकंड रिसिप्ट्स की। किसके बारे में बात करने वाले? रिसिप्ट्स की, कैपिटल रिसिप्ट की और रेवेन्यू रिसिप्ट की। कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट्स की। फिर नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास, इसके बाद अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक में लिखा हुआ है प्रिपरेशन। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे ना एक्चुअल में जो उसका रियल
कैलकुलेशन है, रियल जो उसके प्रैक्टिकल्स है उसके बारे में बात करेंगे कि प्रिपरेशन ट्रायल बैलेंस सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट को हम बनाते कैसे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट को बनाते कैसे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट को कैसे बनाते हैं। फिर हम बात करने वाले हैं यहाँ पे प्रिपरेशन कैसे होती है उसके बारे में बात करेंगे। फिर आएगा डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस होते हैं, ये तो डिफरेंसेस है बेसिकली, ये हमें जानना है। फिर एक बात और पढ़ने वाले यहाँ पे जो आपके लिए बिल्कुल न्यू होगी बेटा, मार्शलिंग या फिर ग्रुपिंग, मतलब अरेंजमेंट्स क्या होता है, इसका मतलब अरेंजमेंट्स, मतलब जैसे कि हम लोग बैलेंस शीट के अंदर असेट्स भी शो करते हैं और लायबिलिटी भी शो करते हैं, तो उनकी एक अरेंजमेंट है, एक अपने आप पे ऑर्डर है लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग और परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, तो उसको हम लोग शो करते हैं तो उसे हम लोग ग्रुपिंग या फिर मार्शलिंग बोलते हैं ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। एंड लास्ट में आता है बेटा क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर का आपको मैंने एक ओवरव्यू दिया कि ये चीजें हमें इस चैप्टर के अंदर जाननी है, समझनी है और इसे हमने पढ़ना है बच्चे, ठीक है। यस सर, तो अब स्टार्ट करते हैं हम। पहला टॉपिक बेटा अपने पास सबसे पहले आता है स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मीनिंग क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग, जो अभी हम लोगों ने अपने ओवरव्यू के अंदर भी देखा था कि मीनिंग क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरा बेसिकली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट भी बोलते हैं। इसको फाइनल अकाउंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके बाद अकाउंटिंग नहीं होती है, इसके बाद अकाउंटिंग नहीं होती है, इसके बाद फिर से आपका जो टाइम पीरियड है मतलब दोबारा से स्टार्ट हो जाता है, मतलब आपके लिए नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाता है, नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, जिसमें आप स्टार्टिंग से जर्नल एंट्री, लेजर्स, ये सब कुछ करते हो और जब आप फाइनल अकाउंट में पहुंचते हो तो बिल्कुल ये खत्म होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ही क्या है, लास्ट स्टेज। आप बताओ कि क्या करना है इसमें। जैसे कि आप लोग अभी एक क्लास के अंदर आपकी रिपोर्ट कार्ड जब बन जाएगी इस क्लास की, पूरी क्लास 11th की, तो अब आपके पास नया सेशन स्टार्ट होगा जो आपका 12th का सेशन होगा। ऐसी जब आप 9th में थे तो 9th आपकी फिनिश हुई है तो आपकी 10th स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो ये अपना पे साइकिल चलती रहती है। तो फाइनल हम बोलते हैं ना, फाइनल एग्जाम कब है हमारे पास, ऐसी ये भी अपना पे, ये क्या है, वैसे उसको हम एनुअल एग्जाम भी बोलते हैं, ऐसी इसको भी बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट आर द स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड at the end of accounting period to determine the financial performance, that is profit earned or loss incurred, चाहे प्रॉफिट हुआ हो चाहे लॉस हुआ हो, अकाउंटिंग पीरियड ऑल्सो फाइनेंशियल पोजीशन। जब बात करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन तो ये हमने बहुत पहले भी आपको समझाया कि इसका मतलब क्या होता है, बैलेंस शीट। क्या होता है इसका मतलब, बैलेंस शीट, जिसमें कि एसेट्स के बारे में और लायबिलिटीज के बारे में बताया जाता है कि बिजनेस के पास खुद के कितने एसेट्स हैं और उसने कितने का लोन ले रखा, उसने कितने का उधार है उसके बाद, मतलब लायबिलिटी, ठीक है, ऑन अ पर्टिकुलर डेट। अ सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको हम लोग फाइनल अकाउंट बोलते हैं, जिसके अंदर फाइनल अकाउंट में क्या क्या चीज होंगी, नंबर 1 आपका ट्रेडिंग हो सकता है, नंबर 2 आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है, एंड तीसरा इसके अंदर बनता है आपके पास बैलेंस शीट। इसके बाद बनता है आपके पास बैलेंस शीट। तो फाइनल अकाउंट का मतलब आप सबको समझ में आया होगा, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब जो मैंने समझाने की कोशिश की आपको, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। यस सर, ओके बच्चे। अब हम चलते हैं उसके बारे में हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये अपना पे बोला जाता है एंड प्रोडक्ट है, क्योंकि ये साल के एंड में बन रहा है। किसी भी अकाउंटिंग के प्रोसेस में जब भी हम बनाते हैं तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले क्या होती है आपके पास, जर्नल। क्या होती है पहले सर, जर्नल होती है। एंड जर्नल के बाद क्या बनता है इसमें आपके पास, आप बनाते हो लेजर्स, एंड लेजर्स के बाद क्या बनता है बेटा, इसके बाद आप बनाते हो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस, और जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है फिर आपको बनाना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये आपके पास क्या है, हमारी अकाउंटिंग का प्रोसेस जो हमने चैप्टर 1 पढ़ाया था, आप उसमें भी चेक करना। हमने उस समय भी आपको ये बात बोली थी। एंड देन इसके बाद इसको हम लोग कम्युनिकेट कर देते हैं, फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट कर देते हैं टू दी यूजर्स। फिर यूजर्स इसका इस्तेमाल करके अपने पास एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग करते हैं कि हमें इससे क्या चीज करनी है और क्या चीज नहीं करनी है। जैसे कि बैंक वाले इस बात पे डिसाइड करते हैं कि बिजनेस को लोन देना है या फिर नहीं देना। क्रेडिटर डिसाइड करता है कि इस फर्म को हमें क्रेडिट में सामान प्रोवाइड करना है या फिर नहीं करना। कंज्यूमर डिसाइड करते हैं कि कंपनी का एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रही है। रिसर्चर, गवर्नमेंट, टैक्स हो गया, टैक्स अथॉरिटीज होगी, बहुत सारी कंपनियां, मतलब बतेरे सारे जो क्या बोलते हैं यूजर्स होते हैं, वो सब इसी के ऊपर बैठकर डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो लास्ट में कम्युनिकेट होती है। तो देखा जाए तो अकाउंटिंग तो यहां से यहीं तक है। तो ये क्या अपना ये एंड है, क्या ये एंड प्रोडक्ट है। किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी बनाते हैं तो ये एंड प्रोडक्ट होता है किसी भी चीज अकाउंटिंग प्रोसेस का। ओके, यस सर। फॉर्म द ट्रायल बैलेंस एंड दे आर प्रिपेयर्ड टू असर्टेन नंबर 1 पहला प्रॉफिट एंड लॉस। इसके जब हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, प्रॉफिट लॉस ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, इट इज नोन एज ट्रेडिंग या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बेटा अलग चीज है, प्रॉफिट एंड लॉस अलग चीज है। ट्रेडिंग का मतलब होता है जब हम किस चीज का बिजनेस करते हैं बेटा, तो उस बिजनेस के बाद जो आपको लास्ट में प्रॉफिट होता है, क्या वो आपके लिए नेट प्रॉफिट है? आप कहोगे नहीं सर। जैसे कि एग्जांपल के लिए मेरी स्टेशनरी की शॉप है बेटा, मैं स्टेशनरी शॉप चला रहा हूं, मैंने कोई बुक्स बाय करके सेल कर दी है। मैंने कोई बुक ली है बेटा 1000 रुपीज की और उसको मैंने 1500 का सेल कर दिया।
तो इस हिसाब से तो मुझे फायदा कितना होना चाहिए, आप कहोगे सर 500 रुपीज, कितना रुपए फायदा होना चाहिए, 500 रुपए का हमें फायदा, कितने का फायदा है, 500 रुपीज का हमें फायदा है। तो क्या ये जो फायदा है बेटा हमारे लिए नेट प्रॉफिट है, आप कहोगे नहीं सर ये हमारे लिए नेट प्रॉफिट नहीं है, ये हमारे लिए नेट प्रॉफिट नहीं है। इस प्रॉफिट के अंदर भी बहुत सारे एक्सपेंसेस है जो इंक्लूडेड है इसके अंदर, इस खर्चे, ये जो 500 रुपए का प्रॉफिट आपको हुआ है, ये मेरे लिए अभी नेट इनकम नहीं है। मैं इस नेट इनकम में बहुत सारी चीज, अपनी जो शॉप है उसका रेंट माइनस करूंगा, जो मैंने उसके अंदर पूरा फिक्सचर लगा रखा है उसका डिप्रिशिएशन माइनस होगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल माइनस होगा, अगर कोई सेल्समैन रखा हुआ है तो उसकी सैलरी माइनस होगी, ठीक है, और जो मैं बुक्स वगैरह लेके आता उसकी कैरेज कॉस्ट होगी, बहुत सारे एक्सपेंसेस जब माइनस कर दूंगा तो जो बचेगा मेरे पास वो मेरे पास नेट प्रॉफिट होगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट आपके पास कौन सा प्रॉफिट बताता है, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रॉस प्रॉफिट। अभी हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं इसको बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट और लॉस ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, प्रॉफिट और लॉस ऑफ अकाउंटिंग पीरियड इट इज नोन एज, जो हमें नोन होता है बेटा कहां से, क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और एसेट्स और लायबिलिटी की जो हमें डिटेल नॉलेज मिलती है, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की है कहां पे, अभी वो कहां पे है बिजनेस, वो हमें बैलेंस शीट से पता लगता है। कहां से पता लगता है, बैलेंस शीट से पता लगता है। क्या मेरी इतनी आप सबको समझ में आई, यस सर। तो अभी तक हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन हो गया, उसके क्या यूजेस हैं उसे थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की। अब हम बात करते हैं क्या नीड और ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ध्यान देना, सबसे पहले यहाँ पे वर्ड स्टार्ट हुआ है ऑब्जेक्टिव और नीड के बारे में। तो बताया जा रहा है कि एक्चुअल में जो बिजनेस है उसका पर्पस क्या, हमें हम लोग जब इसको बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के पीछे पर्पस क्या है। नंबर 1, इससे हमें ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानना होता है, जिससे कि हमें यह पता लग पाए कि बिजनेस ने कितना अर्न किया, और जब बिजनेस अर्न कर रहा है, बिजनेस कमा रहा है, तो उसी को बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस को मैं इनकम स्टेटमेंट बोल रहा हूं, तो ये बात भी सही है, ये बात भी अपने आप पे क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज इनकम स्टेटमेंट। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। क्या मेरी इतना आपको समझ में आई, यस सर। ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली क्या करता है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस के, सॉरी, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के बारे में बताता है कि बिजनेस कैसे अर्न कर रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस हमें नेट बताता है। एंड ध्यान देना बेटा, यहां पे फिर हम कंपैरिजन कर सकते हैं, जब बनाएंगे तो बेटा प्रीवियस ईयर से भी कंपेयर कर सकते हैं। अगर बनाए होंगे डे, मतलब आपने ईयर आफ्टर ईयर ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस बनाए होंगे तो आप उसको कंपैरिजन भी कर सकते हो। अगर नहीं बनाया होगा तो कंपैरिजन भी पॉसिबल नहीं बेटा, ठीक है, यस सर। अपनी इनकम का एनालिसिस कर सकते हैं। आप कभी भी चेक करना, जब भी कंपनी अपनी फाइनेंशियल्स में रिजल्ट्स देती है तो बोलती है ईयर ऑन ईयर, YOY ऐसे करके वर्ड लिखती है वो। तो YOY का मतलब होता है कि लास्ट ईयर से इस ईयर में हम लोगों ने, जैसे कि पीछे भी डेटा आया था जीएसटी का, तो जीएसटी के अंदर डेटा में साफ साफ लिखा गया है ईयर और ईयर हम लोगों ने जीएसटी में जो कलेक्शन हमारी वो 6% से इंक्रीज हो रही है। 6% से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो 6% से इंक्रीज होने का मतलब क्या है, मतलब लास्ट ईयर जनवरी में, सॉरी लास्ट ईयर दिसंबर में हम लोगों ने जो भी अर्न किया था, उससे इस ईयर के अंदर, लास्ट ईयर से इस ईयर के अंदर हम लोगों ने 6% ज्यादा अर्न किया, तो कंपैरिजन पॉसिबल है कब, जब आपने स्टेटमेंट बनाई होगी यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने रिजर्व्स के बारे में, हम लोग यहाँ पे नॉलेज रख सकते हैं। एंड लास्ट में आता है रेशियोज। क्या आता है, रेशियोज। ऐसे बहुत सारे रेशियोज हैं जिसकी बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कंपनी अच्छी है या फिर कंपनी खराब है, कंपनी अच्छी है या फिर क्या बोलते हैं खराब है। जैसे कि दो रेशियो तो अपने यहाँ पे पॉपुलर ही है। एक हम बोल सकते हैं करंट रेशियो, दूसरा आपका लिक्विड रेशियो। करंट रेशियो बेसिकली बताता है कि बिजनेस की जो ऐसी फाइनेंशियल पोजीशन है, बिजनेस की ऐसी स्थिति है कि वो अपने एसेट्स को, अपनी लायबिलिटीज को कितनी जल्दी सेटअप कर सकता है। दूसरा आता है क्विक रेशियो, या फिर आपका बोल सकते हैं लिक्विड रेशियो। तो 2-3 टाइप के रेशियो। तो रेशियो एक्चुअली बनेंगे कहां से, जब फाइनेंशियल बन जाएंगे उसके बाद ही आप लोग अपने रेशियोज को एनालाइज कर पाओगे। और रेशियो खाली जो मैं बात कर रहा हूँ 3, मतलब दो नहीं है, एक्चुअली इनकी पूरी कैटेगरी है। टोटल 4 टाइप के, 5 टाइप के हैं ये अपने आप पे, और ये धीरे धीरे और भी बिल्डअप हो रहे हैं जैसे जैसे एनालिसिस बढ़ रहा है, जैसे जैसे एनालिसिस बढ़ रहा है तो ये रेशियोज बढ़ते जा रहे हैं। ये रेशियोज क्या है, बढ़ते जा रहे हैं। एक रेशियो आपने सुना होगा, अभी पीछे मैं ऐसी इकोनॉमिक्स की यहाँ पे थोड़ी सी बात करता हूँ कि डेट टू जीडीपी रेशियो, डेट टू जीडीपी रेशियो, किसी देश पे कितना कर्जा है और उस देश की कितनी जीडीपी है, तो ये वाला भी रेशियो होता है, डेट कितना है और उसकी जीडीपी कितनी है। तो जैसे मान के चलिए बहुत सी कंट्री ऐसी है जिनका जो क्या बोलते हैं 100% है, कितना है 100%, किसी का 200% है। तो यहां पे ये पता लग पा रहा है कि वो जो कंपनी, मतलब वो जो कंट्री है एक्चुअल में, उस कंट्री का जितना भी जीडीपी है उसका 100% तो क्या है, लोन भी उसके ऊपर। तो ये चीजें हम लोग यहां से कंक्लूड कर पाते हैं, ये चीजें हम लोग यहां से निकाल पाते हैं। क्या मेरी इतनी बार आप सबको समझ में आई, यस सर। ये भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या इसके बाद, बैलेंस शीट। क्या आती है बेटा, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को हम लोग क्या बोलते हैं, पोजिशनल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं इसको, पोजिशनल स्टेटमेंट। इसके बिहार पे हमें पता लगता है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटी कितनी है बिजनेस की पर्टिकुलर डेट में, जो कि शो करते हैं एसेट्स और लायबिलिटी को, ठीक है।
एंड डिटरमाइन करते हैं सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी का मतलब होता है कि बिजनेस कितने समय तक कंटिन्यू कर पाएगा, बिजनेस कितने समय तक चल पाएगा। नोन एज एसेट्स ओन एंड लायबिलिटी, सॉल्वेंसी एंड कंपैरिजन ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द प्रीवियस ईयर। अब बैलेंस शीट के बेसिस पे भी जैसे हमने यहाँ बात की बेटा प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे अपना कंपैरिजन कर पाते हैं, एनालिसिस कर पाते हैं लास्ट ईयर से, वैसे यहाँ पे भी क्या बेटा कंपैरिजन पॉसिबल अगर बना रखे होंगे। लिक्विड हो गया क्या, जैसे कि आपको यहाँ पे दे रखा है कौन सा रेशियो, करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो, इससे हम लोग पता लगा सकते हैं, जिसके बारे में मैंने पहले बात की कि बिजनेस सॉल्वेंट है या फिर नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको देखना है तो डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट मतलब कर्जा, इक्विटी मतलब बिजनेस के अंदर ओनर की कितना पैसा लगा हुआ है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, तो ये जितने भी रेशियोज हैं ये हमें बैलेंस शीट के फाइनेंशियल जो वैल्यूज दे रखी होती है उससे, इनकम स्टेटमेंट में जो वैल्यूज दे रखी होती है उससे हम रेशियोज को निकाल पाएंगे बेटा। और रेशियो जब निकाल पाएंगे तो हम बिजनेस के बारे में बता पाएंगे कि बिजनेस फोर्सिएबल है या फिर नहीं है, बिजनेस आगे कंटिन्यू कर सकता है फिर नहीं कर सकता। तो ये बेटा हमारे पास बेसिक यहाँ पे हमने जो बात की अभी, हमने जो बात की यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नीड इंपॉर्टेंस, तो हमारे पास ट्रेडिंग बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी बनता है, साथ साथ बैलेंस शीट भी बनती है। तो इनसे हम लोग क्या करते हैं, अपने पास फाइनेंशियल पोजीशन को और इनकम को पता कर पाते हैं, जिससे कि बाद में बहुत सारे रेशियोज के बेसिस पे हम अपने लिए एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं, जिससे कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर नहीं करनी, या फिर इस बिजनेस के अंदर मैं इन्वेस्टमेंट करके रहूं या फिर नहीं रहूं। हम लोग ये सब चीजें डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। यस और नो? यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशंस। अब जैसे कि हम लोग टॉपिक बात कर रहे हैं यहाँ पे आज के टाइम पे, ये हमारे पास क्लासिफिकेशंस है। क्या है बेटा? क्लासिफिकेशन। तो इसे अब हम लोग जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशंस की, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन। अब मैं अगर यहाँ पे सिंपल से आपसे बात करूं बेटा ऐसे कि जो हम लोग अपनी ट्रायल बैलेंस में चीजों को लिख देते हैं, उसमें कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो आपके पास एक साल से ज्यादा समय तक चल सकते हैं, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो एक साल से कम समय के अंदर अंदर यूटिलाइज हो जाते हैं, कुछ इनकम ऐसी होती है जो बड़ी इनकम होती है, कुछ इनकम छोटी मोटी होती है जो बिजनेस के अंदर अभी के अभी मतलब एक साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएंगी, और कुछ इनकम ऐसी है जो एक साल के बाद भी चलेंगी। तो ऐसे कौन सी हमारे पास चीजें हैं, मतलब उनको हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा दो हिस्सों में, क्योंकि हम लोग बनाने वाले हैं पे तीन चीजें, एक ट्रेडिंग बनाएंगे, एक प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे और एक बनाएंगे बैलेंस शीट। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करना पड़ता है अपनी इनकम को और अपने एक्सपेंसेस को, इनकम को और एक्सपेंसेस को। तो यहाँ पे बताया गया क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू, मतलब हमें कैपिटल वाइज और रेवेन्यू वाइज चीजों को डिफरेंशिएट, क्लासिफाई करना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस अकाउंट इन द ट्रायल बैलेंस इंक्लूड कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स, ठीक है, मतलब जो भी आपके पास होती है चीजें ट्रायल बैलेंस के अंदर, उसे हम लोग क्या करते हैं, दो तरीके से चीजों को यहाँ पे इंक्लूड करके लिखते हैं, कैपिटल भी और रेवेन्यू भी, दोनों चीजें आती हैं। अब अकाउंटेंट एंड स्टूडेंट्स ऑफ द अकाउंटिंग इट बिकम टू नेसेसरी टू क्लासिफाई द ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर एंड रिसीप्ट्स। ध्यान देना, जो कैपिटल होगी बेटा, जो कैपिटल नेचर के हैं वो आपके एक्सपेंडिचर भी हो सकता है और आपका रेवेन्यू भी हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि अगर मैं बात कर रहा हूं कैपिटल तो कैपिटल इनकम ही होंगी, रेवेन्यू का मतलब क्या है, ये सिर्फ एक्सपेंसेस होंगे, नहीं। यहाँ पे कैपिटल का मतलब बेटा मैंने फिर समझाता हूं आप लोग को, कैपिटल मतलब जो आपके लंबे समय के लिए, जैसे एग्जांपल के लिए आपने कार खरीदी है तो कार खरीदना आपके लिए क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वहीं इस पे पेट्रोल अगर आपने फिलिंग कराई तो आपके लिए क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आपने मशीन ली है, मशीन आपके लिए क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसकी रिपेयर कराई आपने तो आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आपने बिल्डिंग खरीदी है तो बिल्डिंग आपके लिए क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बिल्डिंग पे आपने व्हाइट वॉश करवाया है तो आपके लिए क्या हुआ, ये आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आपने कंपनी स्टार्ट की है, कंपनी स्टार्ट करना और उस पर आपने मशीन ली है, बिल्डिंग ली है, प्लांट लिया है, जो भी चीजें आपके लिए कैपिटल है। लेकिन वहां पे आप वर्कर्स को सैलरी दे रहे हो, वर्कर्स को सैलरी दे रहे हो, किसी को कमीशन दे रहे हो, किसी को कोई मशीन पे क्या होता है डेप्रिसिएशन लग गया, वो आपके लिए कौन सा रेवेन्यू है। तो हमें इस हिसाब से कैटेगराइज करना है, हमें हिसाब से कैटेगराइज करना है। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है, यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। जितने भी हमारे अकाउंटेंट्स या फिर जो स्टूडेंट जो आप लोग पढ़ रहे हैं, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, हम लोग अभी सीख रहे हैं, इट बिकम टू नेसेसरी टू क्लासिफाई द ईच ऑफ द एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर भी कैसे अपने आप पे कैपिटल हो सकते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकते हैं। रिसिप्ट भी कैपिटल रिसिप्ट हो सकती है, नहीं तो रेवेन्यू रिसिप्ट हो सकती है। एज कैपिटल और रेवेन्यू टू डिटरमाइन द वेदर एंटर द इफेक्ट ऑफ द ट्रायल ट्रेडिंग अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर बैलेंस शीट, कहां पे दिखाना ही बताता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस एंड रिसिप्ट्स, इन खर्चों को और इन रिसिप्ट्स को रेवेन्यू कैपिटल के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, ये करना बहुत जरूरी है। एंड इसके साथ साथ रखे दो मेन रूल, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स आर रेवेन्यू और कैपिटल, कैसे उसके बारे में डिस्कस किया गया, उसके बारे में समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। यस सर। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे डेफिनेशन के बारे में। मैं डेफिनेशन इसलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको नॉर्मली भी समझा सकता हूं कि इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, लेकिन डेफिनेशन वाइज इसलिए चल रहा है बेटा कि कोई चीज आपसे मिस ना हो पाए, कोई भी चीज आपसे मिस ना हो पाए बेटा, ठीक है। यस सर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर whose benefit is consumed within
अकाउंटिंग पीरियड मतलब 1 साल के अंदर अंदर, और द बेनिफिट एक्सपायर विद इन अ शॉर्ट पीरियड, इट इज इंकर्ड टू अर्न रेवेन्यू ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर्स। ठीक है, जबकि हम बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंटेड एज द एक्सपेंस, ये अपना आप एक तरह का खर्चा है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं एक्सपेंडिचर की, तो क्या ये एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंसेस है, और इसको डेबिट किया जाएगा ट्रेडिंग में भी एज वेल एज प्रॉफिट एंड लॉस में भी। ये ट्रेडिंग में भी आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में भी आएगा। सिंपल है, यस सर। यहाँ पे जब भी हम बात करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो उसे हम एक्सपेंसेस मानते हैं, क्योंकि छोटा खर्चा होता है। क्या होता है? छोटा खर्चा। आपने चैप्टर 2 के अंदर बात समझी थी बेटा कि एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर दोनों में अंतर है। एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर दोनों में क्या है? अंतर है। आप अगर मान के चलिए वो आपके पास आप ऐसा पैसा लगा रहे हो बेटा कि जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देने वाला है, तो आपके लिए एक्सपेंडिचर होगा, लेकिन आपको पता है कि कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगा, तो आपके लिए एक्सपेंसेस है। क्या है? आपके लिए एक्सपेंसेस है। एग्जाम्पल देते हैं बेटा घर से, जैसे कि हम मान के चलते हैं आपने बेटा होटल से खाना मंगाया, ठीक है, आपने किसी होटल से अपने लिए ऑर्डर किया कुछ भी खाना, वो आपने मंगाया, वो आपके लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। क्या आपके लिए एक्सपेंसेस है? क्योंकि वो खत्म हो गया। बट आपने क्या किया? यूटेंसिल्स मतलब बर्तन भांडे कहीं से परचेज किए और अपने पास रखे हैं, तो वो आपके क्या है? वो अलग चीज है, वो अपना पे क्या है? अलग चीज है। दोनों चीजों को हम अलग अलग कैटेगराइज करते हैं। यस और नो? यस सर। सेकंड बारे में बात करते हैं, जैसे हमारे पास आता है बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ नहीं है, लेकिन इसमें क्या है बेटा? अपने आप पे शॉर्ट पीरियड से। क्या बेटा? शॉर्ट पीरियड मतलब जो छोटे समय के लिए। बट यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे जो कैसे अपने आप पे एंड्यूरिंग नेचर का, मतलब जो कैसे टिकाऊ है, जो कैसे टिकाऊ है, जो आगे तक भी चलेगा बेटा, ठीक है, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर दैट गिव्स बेनिफिट फॉर द फोरसीएबल, मतलब अपने आप पे बहुत लंबे समय तक है, जो टिकाऊ है, एंड्यूरिंग नेचर का है। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर द फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, व्हिच गिव्स benefit enduring nature and that is benefit available for more than one accounting period, जिसमें एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड के लिए आपको बेनिफिट्स होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इट इंक्रीजेस द अर्निंग कैपेसिटी। ये बेसिकली किसके लिए होता है? अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस एंड रिड्यूस द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जो बिजनेस के जो खर्चे होते हैं उनको रिड्यूस कर देता है। जैसे कि मान के चलिए आप किसी जो मैनुअल वर्क कर रहे हो, किसी भी काम के लिए आप मैनुअली किस चीज को पैकिंग कर रहे हो बेटा, सपोज कीजिए आपने बेटा उसके लिए कोई मशीन रख दी, तो मशीन उस काम को थोड़ा फास्ट कर पाएगी, जिससे जो अगर आप एक दिन में 10 पैकेट पैक कर पा रहे थे, अब मशीन जो है वही चीज 15 से 20 पैकेट पैक कर रही है, तो आपकी जो एफिशिएंसी बढ़ गई है। तो ऐसे खर्चे जो भी होंगे आपके लिए कौन से? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्या बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आपके लिए एक एंड्यूरिंग नेचर में है, जो आपके पास एक टिकाऊ है, जो अपना फ्यूचरिस्टिक मतलब जो एक मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जाके क्या बोलते खत्म होगी, और उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। सब किसी बात इस पर डेप्रिसिएशन भी लगता है, जबकि इन पे कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, क्योंकि एक ईयर के अंदर वैनिश हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं, क्योंकि 1 साल के बाद इसको प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करके हम खत्म कर देते हैं। पर ये जो होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन पे सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन लगा करके हम लोग धीरे धीरे इनको राइट ऑफ करते हैं, धीरे धीरे इनको राइट ऑफ करते हैं। तो ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये आपके लिए क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेसिकली दोनों क्या हमारे पास? खर्चे हैं। दोनों क्या हमारे पास? ये खर्चे हैं। वही हम बात करते हैं क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में और कैपिटल एक्सपेंडिचर में अब क्या डिफरेंसेस है? बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है बेटा। यहाँ पे नंबर 1 पहला आता है पर्पस। पहला क्या आता है? पर्पस। पर्पस क्या है बेटा? इट इंकर टू परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सिंपल सी बात है। और ये बिजनेस को चलाने में हेल्प करता है, बिजनेस को कैरी ऑन बिजनेस को चलाने में हेल्प करता है। वही हम बात करते हैं नेचर। तो ये बेटा नेचर कैसा है इसका? इट इज नॉन रिकरिंग नेचर, नॉन रिकरिंग इन नेचर, जबकि ये क्या अपना पे रिकरिंग नेचर का। ये अपना पे नॉन रिकरिंग है, बार बार नहीं होगा, एक बार खर्च होता है, जबकि ये कैसा है? बार बार। आपको हर मंथ सैलरी देनी है, हर मंथ अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, हर मंथ किसी को सपोज कीजिए बेटा कमीशन देनी है, रेंट हर महीने देनी है। लेकिन बिल्डिंग आपने एक बार बाई की है बस, तो अपना पे कैसा बेटा? ये मशीन आपने एक बार बाई की है। पीरियड बेटा ध्यान देना पे, बेनिफिट लास्ट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, एक से ज्यादा समय के लिए। लेकिन ये क्या होता है? बेनिफिट इज एग्जॉस्टेड एंड कंज्यूम विद इन अकाउंटिंग पीरियड, 1 साल के अंदर खत्म हो जाता है अपने आप पे। वहीं बात करते हैं रिकॉर्डिंग की। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा बेटा डेबिट टू द रिस्पेक्टिव एसेट्स, किसी भी एसेट्स के रिस्पेक्टिव साइड में डेबिट साइड पे आता है। दूसरी बात ये बैलेंस शीट में होता है। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये हमेशा एक्सपेंसेस की कैटेगरी के अंदर होंगे, डेबिट ही होंगे बेटा, ये भी एक्सपेंसेस होंगे, जबकि ये एसेट्स में आएंगे। कहां पे आएंगे? एसेट्स में आएंगे। और ये ट्रेडिंग या फिर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे आके खत्म हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं, यहीं पे आके राइट ऑफ हो जाते हैं। अकाउंट्स, अकाउंट ध्यान देना बेटा, यहां पे ध्यान देना। कैपिटल एक्सपेंडिचर में बताया गया कि एसेट्स अकाउंट, मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग मैं यहां बात कर रहा हूं, तो ये बेसिकली कौन सा हमारे पास? ये एसेट्स अकाउंट है, ठीक है। वही हम बात करें यहाँ पे मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग, जितने भी आपके रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम खर्चों में कैटेगराइज करते हैं। कहां पे? एक्सपेंसेस के अंदर लिखते हैं। है दोनों ही डेबिट, लेकिन ये एसेट्स है, जबकि ये क्या? एक्सपेंसेस है। वही हम बात करें इफेक्ट की, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे होते हैं बेटा? अपने यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो इंक्रीज द एसेट्स, ये एसेट्स को बढ़ाते हैं, एसेट्स की ये एसेट्स ही है और एसेट्स को इंक्रीज करेंगे, जबकि ये प्रॉफिट को रिड्यूस करते हैं। वही हम बात करते हैं नॉन रिकरिंग के, ये अपना पे कैसे? रिकरिंग के नेचर के बेटा, सिंपल सी बात है। यस सर। सर यहाँ पे नेचर 2 बार काउंट हो गया, बट यहाँ पे नेचर नॉर्मली काउंट हुआ, जबकि यहाँ पे ट्रांजेक्शन का नेचर काउंट हुआ है, ठीक है। यस सर। फिर यहाँ ध्यान देना इनकर्ड है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है
कि यहाँ पे लिखा हुआ है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये बेसिकली कब होते हैं? बिजनेस बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस के स्टार्ट होने से पहले पहले खर्च होंगे, और ये बिजनेस के स्टार्ट हो चुका है, कमेंसमेंट हो गई है, बिजनेस की शुरुआत हो गई है, उसके बाद ये खर्च होते हैं। यस सर। मैच, ध्यान देना है, नॉट मैच अगेंस्ट द इनकम, ये इनकम से मैच नहीं करते, क्योंकि मशीन हम लोग अपनी इनकम देख के नहीं खरीद रहे हैं, यहाँ पे हमें इनकम को जनरेट करने के लिए खरीद रहे हैं। उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, लेकिन जो एक्सपेंडिचर्स हैं ये हमेशा मैच होते हैं। कैसे होते हैं? मैच होते हैं अगेंस्ट द इनकम। ओके, मीनिंग ध्यान देना बेटा, इट इंप्रूव द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, जबकि यहाँ पे क्या है? मेंटेन अर्निंग कैपेसिटी, जो अर्निंग कैपेसिटी है बरकरार रहे, उसके लिए जो खर्च करोगे वो आपके लिए कौन सा खर्चा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एग्जाम्पल ध्यान देना बेटा, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, या फिर कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा, या फिर फर्नीचर की कॉस्ट। जबकि हम बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, इसमें रेंट हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया, इसमें रिपेयर्स हो गया, इन सब चीजों को हम लोग शामिल करते हैं, इंश्योरेंस को हम लोग उसके अंदर शामिल करते हैं। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर। तो आज हम लोगों ने बेटा जो एक्सपेंडिचर है इसके ऊपर चर्चा की है, एक्सपेंडिचर्स को अच्छे से समझाएं। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बात करेंगे उसके रिसिप्ट्स के ऊपर, ठीक है? यस सर।